मैं आईपी रिसर्च फॉर जीएस में आपका स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग। आज हिस्ट्री का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो इससे पहले मैंने यूट्यूब पे डाले हैं और तीसरा सीरीज है इसका। तो आज हम देखेंगे संवत में कलचुरी संवत 248 ईस्वी। इसकी स्थापना अभीर राजा ईश्वर सेन द्वारा की गई। बाद में त्रैकूट तथा चेदी के कलचुरी द्वारा इसका प्रयोग किया गया। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी पूर्व। इसकी स्थापना गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा अपने राज्यारोहण के अवसर पर किया गया। गुप्त वंश के पतन के बाद बल्लभी के मैत्रक ने बल्लभी संवत के नाम से इसका प्रयोग किया। हर्ष संवत हर्षवर्धन 606 ईस्वी कन्नौज के हर्षवर्धन द्वारा अपने राज्यारोहण के अवसर पर इस संवत की घोषणा की गई। हिजरी संवत 622 ईस्वी। इसकी स्थापना मुसलमानों के खलीफा उमर द्वारा मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना यात्रा के उपलक्ष्य में की गई। कोल्लम संवत। इसका प्रयोग केरल के मलाबार में होता है। 825 ईस्वी। निवाड़ी या नेपाली संवत 879 ईस्वी जयदेव मल द्वारा स्थापित किया गया। चालुक्य विक्रम संवत 1076 ईस्वी। कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य चतुर्थ द्वारा अपने राज्यारोहण के अवसर पर इसे स्थापित किया गया। लक्ष्मण संवत 1119 ईस्वी। बंगाल के सेन शासक लक्ष्मण सेन द्वारा इसकी स्थापना किया गया। ये बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। इसको बख्तियार खिलजी ने 1192 में हरा के बंगाल पर कब्जा कर लिया था। इलाही संवत 1156 ईस्वी। मुगल शासक अकबर ने इसकी शुरुआत की 1584 ईस्वी में, परंतु 1658 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा इसे बंद कर दिया गया। राज सका 1674 ईस्वी। इसे छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अपने राज्यारोहण के अवसर पर शुरू किया गया। अब देखते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर का विकास। डेवलपमेंट ऑफ ग्रेगोरियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर। इसे रोमन राजा जूलियस सीजर द्वारा 46 ईस्वी पूर्व यानी बीसी में शुरू किया गया। क्रिश्चियन कैलेंडर। जूलियन के बाद क्रिश्चियन आया। क्रिश्चियन इसे मोंक डियोनीसियस द्वारा 527 ईस्वी में शुरू किया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसे रोमन पॉपरी ग्रेगरी 13वें द्वारा 1582 ईस्वी में शुरू किया गया। अतः विकास का क्रम जूलियन कैलेंडर, उसके बाद क्रिश्चियन कैलेंडर, उसके बाद लास्ट में ग्रेगोरियन कैलेंडर आता है। शक संवत पर आधारित कैलेंडर को भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कहा जाता है। हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ एराज, यानी एराज का कन्वर्जन कैसे होगा, कैसे करते हैं। अब एडी को विक्रम संवत में बदलना है तो 2010 एडी है, यानी ईस्वी है। ईस्वी तो हमको पता है कि विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी में हुई थी, तो हम क्या करेंगे 2010 में 57 को ऐड कर देंगे तो हमारा जाएगा 2067 विक्रम संवत। आगे हम देखते हैं विक्रम संवत को एडी में बदलना है, ईस्वी में बदलना है, तो क्या करेंगे 2067 में से 57 को माइनस कर देंगे। इसी तरह ईस्वी को हमको बदलना है शक में। जैसे 2014 ईस्वी है, इसे शक में बदलने के लिए 78 माइनस करेंगे क्योंकि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी, कनिष्क द्वारा की गई थी। अब इसी तरह हम आगे देखते हैं शक संवत को हमको इसमें बदलना है तो इसमें 78 जोड़ देंगे। इतिहास का विभाजन देखते हैं। इतिहास का विभाजन पहला हमारे पास है बाई पार्टाइल डिवीजन। इसके हिसाब से इतिहास को 2 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक और ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक। प्रागैतिहासिक काल
का समय जो है, इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जैसे पाषाण काल, स्टोन एज। ऐतिहासिक काल, जिस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, जैसे 600 ईस्वी पूर्व से अब तक का समय ऐतिहासिक काल है। अब इतिहास का त्रिपक्षीय विभाजन देखते हैं। यह अधिक प्रीवैलेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसके अनुसार इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जैसे पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल 2500 से 600 ईस्वी पूर्व। इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक काल 600 ईस्वी से लेके, यहाँ पे मिस्टेक है, 600 ईस्वी पूर्व होना चाहिए यहाँ पे, 600 ईस्वी से अब तक, जैसे महाजनपद काल से लेके अब तक। कालक्रम देखते हैं, हिस्ट्री में कालक्रम क्या होता है। कालक्रम को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रोनोलॉजी। जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस ने सबसे पहले इतिहास का त्रिपक्षीय विभाजन किया था। उन्होंने इतिहास को 3 अवधियों में बांटा: प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न। अध्ययन में सुविधा के लिए भारतीय इतिहास को 4 भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया का जो समय है, प्रागैतिहासिक काल से लेकर 700 ईस्वी तक का समय, अर्थात पाषाण काल से हर्षवर्धन की मृत्यु तक, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य और गुप्त काल। मध्यकालीन भारत, मिडेवल इंडिया, 700 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। इसे 2 भागों में बांटा गया: प्रारंभिक मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। प्रारंभिक मध्यकाल 700 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। हर्षवर्धन, इसमें हर्षवर्धन, पुष्यभूति वंश, पाल वंश, धर्मपाल, देवपाल, प्रतिहार वंश, मिहिरभोज, राष्ट्रकूट वंश, अमोघ वर्ष, विष्णु प्रथम, चालुक्य वंश, पुलकेशिन द्वितीय, चोल वंश, राजराज प्रथम, राजेंद्र चोल। ये इस समय ये लोग थे। उत्तर मध्यकाल 1200 ईस्वी से शुरू होता है 1707 ईस्वी तक, मतलब औरंगजेब की मृत्यु तक। इसमें दिल्ली सल्तनत, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मुगल वंश, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है और अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक था। आधुनिक काल, आधुनिक काल शुरू होता है 1707 ईस्वी से 1947 ईस्वी। आधुनिक भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्रारंभिक आधुनिक काल 1707 से शुरू होता है 1757 तक। मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। इसमें क्षत्रिय शक्तियों का उदय हुआ, जैसे मराठा, सिख, मैसूर। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मराठों का विस्तार हुआ, हैदर अली, टीपू सुल्तान का उदय हुआ। यूरोपीय शक्तियों, अंग्रेज और फ्रांसीस का व्यापारिक प्रभाव बढ़ा। उसके बाद 1757 से 1858 तक कंपनी का शासन शुरू होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक शासन। भारतीय राजाओं की कमजोरी, महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या इस समय: प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में, मराठा शक्ति का उदय हुआ। अब देखते हैं आगे, ब्रिटिश क्राउन का शासनकाल 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ इस काल में। और देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ब्रिटिश क्राउन का शासन 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में और चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ 1917 में गांधी जी द्वारा। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1920 ईस्वी में। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह जिसे बोलते हैं 1930 में शुरू हुआ।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, भारत की स्वतंत्रता 1947 ईस्वी में। उत्तर आधुनिक काल, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन 1991 से लेकर अब तक के समय को बोलते हैं उत्तर आधुनिक काल। अब देखेंगे हम प्राचीन भारत के स्रोत, क्या क्या स्रोत हैं प्राचीन भारत के। तो स्रोत में हम देखते हैं पहले प्राचीन भारत के स्रोत में सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। पहले हम देखते हैं ऐतिहासिक स्रोत, इनसे अतीत की घटनाओं के विषय में पता चलता है। ये स्रोत हमें अतीत की घटनाओं के विषय में बताते हैं। ये दो प्रकार के हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटररी सोर्स। तो आर्कियोलॉजिकल स्रोत बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट है और इसे प्रमाणित माना जाता है, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। साहित्यिक स्रोत, इन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला स्थानीय स्रोत यानी इंडिजीनियस सोर्स, और दूसरा इसमें फॉरेनर सोर्स यानी फॉरेन सोर्स। स्थानीय स्रोत को दो भागों में बांटा गया, रिलीजियस और सेकुलर। स्थानीय स्रोत में हम देखेंगे आगे, स्थानीय स्रोत में से ब्राह्मण ग्रंथ या हिंदू ग्रंथ, इसके अंतर्गत दो आते हैं, श्रुति और स्मृति ग्रंथ। श्रुति ग्रंथ में संहिता जिसे वेद कहते हैं, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। स्मृति ग्रंथ में वेदांग यानी वेदों के बाद वाले ग्रंथ, सूत्र, रामायण, महाभारत, पुराण। संहिता या वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद आर्यों के सामाजिक और आर्थिक जीवन प्रकाश डालते हैं, परंतु राजनीतिक जीवन पर बहुत कम प्रकाश डालते हैं। आपसे निवेदन है कि मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जब मैं अगला वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।